अब मैं एमएमएनएफ के फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब जाकिर सिकलगर साहब को आवाज़ देना चाह रहा हूँ इस कता के साथ कि हर दौर में सफ़ाक अंधेरों से लड़े हैं, हर दौर में सफ़ाक अंधेरों से लड़े हैं, जुगनू है मगर तेरे सूरज से बड़े हैं, और हमको किसी टीले ने बुलंदी नहीं बख्शी, ज़ख्मी है मगर अपने ही पैरों पे खड़े हैं। जनाब जाकिर सिकलगर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज यहाँ पर एमएमएनएफ की जानिब से स्टेट लेवल एनजीओ की समिट आज है और बिजनेस समिट कल है। इस 2 दिन के प्रोग्राम में मौजूद मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब मुश्ताक अंतुले साहब, हमारे साथी दोस्त अभी अभी बने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी साहब, मंच पर मुंबई में हमें हमेशा साथ देते या रहबरी करते हमारे सलीम अलवारी साहब, अपने खास न्योते पर दिल्ली से कुरैश कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर एडवोकेट सनोवर कुरैशी, और आप सबकी जानिब से एक रिप्रेजेंटेशन, एक एमएमएनएफ के साथी हमारे जो 2 साल से एमएनएफ के साथ में जुड़े हैं, नागपुर से है, रिटायर्ड प्रिंसिपल असलम बारी सर, और आप सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अपने और एक मेहमान आने हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा और भी कारगुजारी के तौर पर एमएमएनएफ ने क्या किया है 5-6 साल में और क्या करना चाहती है, इसका और भी थोड़ा सा तस्करा करने का कोशिश किया। अभी अभी मेरी बात हो गई है, जो हमारे आने वाले चीफ गेस्ट है माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब प्यारे खान साहब, वो चंद वक्त में पहुंचेंगे। जब तक मैं फिर से थोड़ा सा दोहराना चाहूँगा कि एमएमएनएफ तो 2018 को एक व्हाट्सएप का मैसेज से शुरू हुई, और वो मैसेज था कि मुसलमानों का ड्रॉप आउट क्यों है। ड्रॉप आउट की बहुत चर्चा हो रही थी और ड्रॉप आउट के बारे में सब लोग यानी चिंतित थे, लेकिन सॉल्यूशंस का किधर से कुछ नहीं दिख रहा था। लोग बोले कि एजुकेशन कहीं भी पॉलिटिक्स के में भी नेता के पास जाए या कोई जिम्मेदार के पास जाए तो बोलते तुम्हारी कौम पढ़ती नहीं है, और पढ़ती नहीं है तो तुमने एजुकेशन ही लेना चाहिए। लेकिन एजुकेशन लेने के लिए क्या मुसीबत है, उस पर कौन बात कर रहा है, तो वो बात भी होना चाहिए थी। तो एजुकेशन पर हमें सभी लाइन से सपोर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मैसेज उसमें डाला था कि सबसे पहला मैंने उसमें लिखा था सॉल्यूशंस में कि महाराष्ट्र लेवल पर जितने भी सोशल वर्कर काम कर रहे एक दूसरे के पीछे जुड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि हर एक को डर था मैं इनके पीछे जुड़ूंगा तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा भी होता था कि हमारा मकसद ये है, हमारा विजन ये है, लेकिन हमारे मेंबर्स बनो, डोनेशन दो, फिर हम काम करेंगे, फिर चलेंगे। हमने ऐसा नहीं किया। हमने 2018 से पहले गेट टुगेदर किया, 16 सितंबर 18 को पुणे में कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें 95 लोग जमा थे, लेकिन ऑर्गेनाइजर 2-3 वही सबको, यानी कि वो दूसरे को पहचानते थे, बाकी 95 लोग कोई किसी को पहचानता नहीं था। लेकिन एक फिक्र लेके लोग आए और चला रहा। उसके बाद में अंतुले साहब उस हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। 24 नवंबर को तुरंत, ये 16 सितंबर हुआ, मुंबई से कुछ मेरे पहचान के लोगों को मैं बुलाया था, और एक हमारे यहाँ पर भी मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर हमारे दोस्त एहसान सैयद, उनका भी मुझे राब्ता हो रहा था, तो मैंने उनको बुलाया था कि मैं बोला पुणे में ऐसा ऐसा है, आप आ जाओ। तो उस प्रोग्राम में एहसान सैयद मुझे पहली बार मिले। हाँ, और वहाँ से हमने फिर मुंबई के भी और जिम्मेदार थे, उन्होंने बोला कि तुम लोग ये मुंबई से स्टार्ट करो, मुंबई हेडक्वार्टर है राज्य का, वहाँ से शुरू करना चाहिए। बोले हम लोग मदद करते हैं, आप मुंबई आ जाओ, अच्छी कंसेप्ट है। फिर मेरे बहुत सारा कनेक्शन मेरा कोकन से है। सलाउद्दीन ठाकुर सेठ जो करंजारी के है, उनका आईटीआई और बाकी सोशल कामों से मेरी थोड़ी पहचान थी, और मंसूर काजी वगैरह, उन्होंने करंजारी में एक सोशल मीट लिए थे, वो आईटीआई की ओपनिंग थी। फिर कोल्हापुर से एक तंजीम चलती थी, यहाँ हमारे डॉक्टर इनामदार भी अभी बात किए उन्होंने, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तंजीम हम लोग चलाते थे, मैं उसमें एक सिपाही था, और उसके लिए भी हम लोग कोकन बहुत आए थे। क्यों आए थे अभी इसको जाहिर करने की जरूरत नहीं, हालांकि महाराष्ट्र ऐसा समझता है, या हमारा पश्चिम महाराष्ट्र ऐसा समझता है कि कोकन में बहुत पैसा भी है, डोनर्स भी, दानिश्वर भी है, फॉरेन में बहुत लोग काम करते हैं, तो अच्छा पैसा मिलेंगे, इसलिए हम लोग कोकन को पहले, रत्नागिरी पहला टारगेट किए थे। और फिर ठाकुर सेठ हमें ऐसे ही, मैं उधर रत्नागिरी सफर में था और मैंने उनका आईटीआई का बोर्ड देखा,
और एयरटेल का बोर्ड देख के मैं उनको कॉल किया, मेरी कोई पहचान नहीं थी। मुझे एक आदत है कि जहां अपने को कुछ अच्छा लगता है वहां जाके अपनी पहचान हो नहीं हो उसका उनकी मालूमात ले, उनसे रब्ता करे, वो क्या करने वाले, उसमें हम क्या कर सकते वो पहले बोले और फिर हमारा बोले उनको, पहले उनको क्या हमारा सपोर्ट होता है वो बताए। और ऐसा हमारा कोकन का बहुत सारा था, तो सर मंसूर काजी वगैरह जो हमारी टीम थी, मंसूर भाई बोले, फिर हमारे साथ में दानिश लांबे भी थे, फिर ठाकुर सेठ समीर ठाकुर वगैरह ये सब थे। बोले कि अंजुमन में अपन वहाँ प्रोग्राम करीमी लाइब्रेरी हॉल अपने को मिलेगा, हम लोग सब करते, तुम सिर्फ तैयार करो। जब तक फिर फरहान मकबा सर इनकी पहचान हो गई, रोगेश रेड्डीज की पहचान हो गई, फिर राब्ता मेरा मुंबई का और कोकनियंस का बढ़ गया। और 24 नवंबर 98 ये 2018 24 नवंबर 2018 को हम लोगों ने करीमी लाइब्रेरी में शॉर्ट कॉल पर कॉन्फ्रेंस ली, एकदम ऐसी, ये आज की कॉन्फ्रेंस बहुत शॉर्ट कॉल पर है। और वहाँ भी करीबन 110-15 एनजीओज करीमी लाइब्रेरी में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और उसमें हमें यहाँ के बहुत सीनियर सोशल एक्टिविस्ट लीडर है, अजीज मुल्ला साहब की लाइब्रेरी मिली, मुश्ताक अंतुली साहब की मिली, इनके अंजुमन के दूसरे वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर अब्दुल्ला, उनकी हमें गाइडेंस मिली ना। उस वक्त ज़रूरी काम से डॉक्टर जहीर काजी साहब बेंगलोर गए थे, इसलिए उनकी मौजूदगी नहीं रही उस वक्त, लेकिन दिन भर की एक कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुई। उसके बाद में हम लोगों ने फिर रत्नागिरी 9 दिसंबर को किए, उसके बाद में सातारा किए, सांगली किए, हमने हर महीने का एक जिले का प्रोग्राम लगा ही दिया। और हमारा एक है, अभी हमारे जुबैर नदीम साहब बताए कि हम लोग क्वांटिटी को नहीं चाहते, हमें काम करने वाला एक बंदा मिलेगा तो एक के सामने कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तक जितने भी कॉन्फ्रेंस 2018 से हुई, कोई कॉन्फ्रेंस ने हमें मायूस नहीं किया, कोई कॉन्फ्रेंस ने मायूस नहीं किया, सभी लोगों ने हमारे कॉन्सेप्ट को वेलकम किया। और उस कामयाबी के इस पर फिर हम लोगों ने सोचे कि क्या करना, तो क्या है, लोग आए, एजुकेशन है, क्या क्या करना चाहिए। तो तीन दिन का एक रेसिडेंशियल कैंप हम लोगों ने दापोली लिए, वो भी ऐसे लिए कि मैं दापोली ऐसे ही कैंपेनिंग के लिए गया था। और अंजर लेकर सर आप जानते हैं, अंजर लेकर सर बोले कि हमारे परवेज भाई भी है साथ में, बोले कि दापोली के यूनिवर्सिटी में हम लोग 3 दिन का यहाँ तुमको अवेलेबल कराते, रहने का इंतजाम अवेलेबल कराते, ऑडिटोरियम में अवेलेबल कराते, आप सिर्फ लोगों को बुलाओ और जो खर्चे आते हैं क्या उसको में कॉन्ट्रीब्यूट का ये करो। हम लोग बोले कि हमने मुफ्त का नहीं करना है, एटलीस्ट आपने हॉल का करो, बाकी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, लोगों अल्लाह ने ऐसी हिदायत डाला लोगों के दिल में। 24, 25, 26, 2019 3 दिन की कॉन्फ्रेंस दापोली ऐलान हुई। कंट्रीब्यूशन था 3,000 रुपये, एक शख्स के पीछे 3,000। लोग बोले ये इतना पैसा, अरे बोले तुमको अगर हमारे किसमें बोलते तुमको अगर करना है, तुम्हारा इरादा पक्का है तो तुम खर्च करो ना, दूसरे के पैसे से क्यों आते, अपना खुद का लगना चाहिए, जब भी जाके काम बनेगा। और अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर भी करीबन 100 की तादाद में लोग आए, जाने अनजाने अननोन भी आए, और 100 की तादाद में 3 दिन का हम लोग कॉन्फ्रेंस का बुकिंग हुआ। लेकिन उसके पहले वीक में बहुत बड़ी फ्लड आई थी, 2019 में बहुत बड़ी आई थी फ्लड, उधर वो सुनामी जैसा भी हुआ था कोकन साइड में, और लोग डर रहे थे आने के लिए। लेकिन हमने बोला देखो क्या है, ये तो रोजाना आने वाला है, कल क्या होगा किसको पता है, आपको आना है। तो भी लोग आए। फिर कुछ लोगों को हमने बोला कि वो खेड़ के रेलवे स्टेशन से आपको पिकअप देंगे, आपको जहाँ आते आप बोलो, खेड़ के बस स्टैंड उतरेंगे, दापोली बस स्टैंड उतरेंगे, वहाँ से हम लोग आपको लेने आते। उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी किए थे। और 3 दिन की वहाँ का भी वो कॉन्फ्रेंस थी, इतनी मशहूर हुई, इतनी फेमस हुई कि हम लोगों ने तो बहुत सारा चिकन और सादा वेज का मेनू रखे थे, लेकिन एक वहाँ के बंदे ने 10 किलो मच्छी ला के दिया। आज भी लोग बोलते सर 3 दिन दापोली कब जाना है। तो ये बात थी सब। तो इसमें इतना सारा काम हुआ। यहाँ पर एक्स MLA और इस्लाम जिमखाना के प्रेसिडेंट यूसुफ अबरानी साहब आए हैं, इनका हम लोग इस्तकबाल करते हैं और उनको मैं दावत देता हूँ मंच पर आए। दापोली के बाद में, दापोली में हम लोगों ने पहली बार एक कोशिश की है, हर एक वहाँ हमने सर स्पीकर नहीं किसको बुलाए थे, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कौन कौन स्पीकर है, कौन है, पॉलिटिशियन से हमारा रब्ता नहीं था, बड़े कौन है उनका रब्ता नहीं था। तो हमने जो आने वाले वही स्पीकर, सीधा प्रोग्राम था कि आएंगे जैसे एक एक ने बात शुरू करना, और वो इतना अच्छा हुआ, उससे हमें भी नॉलेज मिला। लेकिन उसमें एक बात हमने की थी कि जो अच्छे NGO काम करते हैं हमें मालूम होने वाले, ऐसे 10 NGO को चुने थे, और उनका काम देखकर आए हुओं को ऐसा पता लगा कि भाई ये इतना काम करते, हम कुछ भी नहीं करते, हमारा सिर्फ NGO है, कुछ ना कुछ हम लोग राशन किट करते, किसी बच्चों को तोहफा देते,
जो मेरिटेड है उनको ये काम एक्चुअली क्या होता है ये 10 एनजीओ से सीखना चाहिए। और ये सब जानकारी हमें इसलिए आई थी कि 2019 के मार्च में दिल्ली में एक मोमिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर मुझे जाना मिला था। ऑल ओवर इंडिया के एनजीओ हम लोगों को वहाँ मालूम हुआ था। हमने वो महाराष्ट्र का एनजीओ का ऐसा मोमिन जैसा ही प्लेटफॉर्म किए दापोली में, और इससे हमें लोगों को मोटिवेशन मिला, लोगों ने खुद होकर सजेशन दिए। फिर मैं 20-21 को बेंगलोर में भी साउथ इंडिया एनजीओ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी मैं गया था। तो वहाँ पर से भी कुछ स्पीकर्स मिले। एक महबूब बड़बड़े साहब बेंगलोर बेलगाम के, यूपीएससी की क्लासेस और केपीएससी की क्लासेस, उधर केपीएससी उसके क्लासेस चला। तो फिर हमको स्पीकर्स मालूम हुए, फिर हमने उनसे ऐसे कुछ स्पीकर्स चुनकर उनको भी वहाँ पर बुलाया था। और इनको हमने एक सोचा कि एक वेबसाइट भी होना चाहिए। हमने वेबसाइट उस टाइम भी शुरू की थी 2019 में, लेकिन कुछ हाल की वजह से हमारे पास फंडिंग का कोई सोर्स नहीं था और हम लोग फंड किसको मांगना नहीं चाहते थे। तो 1 साल वेबसाइट चली, 1 साल के बाद वो बंद हो गई। ठीक है, बोला ठीक है, आपने को और भी अपने मूवमेंट को जगाना है, लोगों ने खुद का पैसा लगाने इसमें आना है, मांगना बाद में। जब तक हमें रिकग्नाइजेशन एज अ ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता है, जब तक हम लोग किसी के पास मेंबरशिप के लिए भी नहीं जाएंगे, डोनेशन के पास भी नहीं जाएंगे। तो इसमें हम लोग वो कारवा चलता रहा। हर साल हम लोग एनजीओ की कॉन्फ्रेंस लेते हैं और एक एक मिशन के लिए। दापोली के बाद में हमें आगे जो 20 में अपने को कोरोना का सबको फेस करना पड़ा, हमने वेबिनार शुरू किए, वेबिनार से लोगों को डिस्कस करना शुरू किया। 100 लोगों को वेबिनार में डिमांड किए तो 10-5 आते थे, लेकिन सोच मिली क्या करना चाहिए, नॉलेज मिला, थिंक टैंक कनेक्ट हुआ। और 2000 जो कोरोना का पीरियड था उसमें हम लोगों ने 15 पॉइंट मिशन तय किया। वो मिशन आपके हाथ में सबके किताब दी गई है, उसमें 15 पॉइंट मिशन दिए। और मिशन भी क्या है कि हर एक के प्रोग्रेस है। 15 पॉइंट मिशन क्यों दिया साहब, आप शायद अंतुले साहब, अबरानी साहब, सलीम साहब, ये 3 लोग इसमें से ज़्यादा जानकारी रखते होंगे। जब अल्पसंख्यक मंत्रालय 2008 में 7 में खुला, उस टाइम पंतप्रधान 15 कलमी अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम पहले बना, और वही बेस है माइनॉरिटी डेवलपमेंट का। वो 15 कलमी कितने लोगों को याद है? हमने सोचा इसको भूल रहे लोग, तो हमें इसको पहले याद करना पड़ेगा, इसलिए हमने भी हमारा 15 डिवाइड स्प्लिट करके किया। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि इसको हमने 3 जो उसमें के विजन है वो कनेक्टिंग सिस्टम है। हमें लोगों को कनेक्ट करना है। सबसे पहला है कि हम लोगों को कनेक्ट करेंगे, एक मुट्ठी बनाएंगे तो बहुत कुछ बन सकता है। तो इसमें हमारा पहला जो मिशन है वो है माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर। माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर है कि तालुका लेवल पर तहसीलदार ऑफिस जैसा एक सोशल सर्विस सेंटर होना चाहिए। उसी सेंटर को दूसरा मिशन है कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर। मस्जिद एज अ मूवमेंट, ऐसे भी एक मूवमेंट चल रहे, कुछ कोशिश चल रहे, मस्जिद हमारी मस्जिद नबी जैसा सोशल सर्विस सेंटर बनना चाहिए। हमने सोचा कि सिर्फ हमें मुसलमानों की खिदमत नहीं करना है, हमें पूरे आवाम की खिदमत करना है। पहले हम भी मजबूत होंगे, फिर सबकी खिदमत करेंगे, इसलिए मस्जिद एज ए कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। वो भी हमारा पूरा पैटर्न तैयार है। और तीसरा हमने किया कि बहुत सारे लोग आज भी पूछते हैं मुझे कि सर आपके एमएमएन का ऑफिस किधर है, तो हमें भी मुझे शर्मूंगा नहीं मैं बोलने, एमएमएन का अभी तक यानी कि स्टेशनरी ऑफिस किधर भी नहीं है। एमएमएन का ऑफिस इसमें वर्चुअल ऑफिस है। और हमने उसी का नाम, तीसरा मिशन है हमारा डेटा प्लानिंग सेंटर, कि हम लोग एक डेटा प्लानिंग सेंटर बनाएंगे जहां हमारे पॉलिसीज तय होंगे, जहां हमारा डेटा रहेगा, जहां हमारे प्रायोरिटीज मालूम होंगे। और ये प्रायोरिटीज तय करने के लिए और हमारा जो डाटा आया, वो डाटा आने के बाद हमें कहाँ जाना चाहिए, समाज के मसले हो या हमारे मसले खुद के हो, वो पूरा करने के लिए पैसा लगता है। मेरी खुद की भी ज़रूरत है, ज़ाती ज़रूरत है, तो भी मेरे पास पैसा नहीं तो मैं मेरे मेहमान के पास जाऊंगा, दोस्त के पास जाऊंगा, जमात के पास जाऊंगा, बैतुल माल के पास जाऊंगा। वो सब हुआ तो फिर किसके पास जाना चाहिए? लेकिन सरकार को हम लोग रोज टैक्स देते हैं, सरकार से भी हम लोग मदद मांगना चाहिए। सरकार हम जनता किस पर चलती है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव दिए जाते हैं उनके पास जाके हमने डिमांड करना चाहिए, यानी कि पॉलिसी मेकिंग में हमारा रोल होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने माइनॉरिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका नाम मार्टी, वो हमने बहुत पहले रखा है। मार्टी हमारी पहले से बनी थी। एक सेकंड साहब का फोन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, प्रोग्राम 5वां माला, साथी हमारे खड़े हैं गेट पर। जी 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 जी, कंटिन्यू करता हूँ मैं जब तक आइए, वेटिंग में लोग। जी साहब 2-3 मिनट में पहुंच रहे। तो ये माइनॉरिटी रिसर्च है ना, यानी कि अपने समाज का विकास करने के लिए हम लोगों ने संशोधन करने की जरूरत है, और जो संशोधन हो उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। उसी का नतीजा है हम लोगों ने माइनॉरिटी सेंटर के रिसर्च के बारे में बार्टी जैसा मार्टी की डिमांड की।
अभी वो भी किसी ने मुझे सुझाव दिया, मैं ये सब स्टडी करता हूँ ना, लेकिन सरकार के सामने कौन पुटअप करना, उसके भी हम लोग जो डेलीगेशन से 2020 से दे रहे ऑनरेबल नवाब मलिक साहब जब मिनिस्टर थे, और माइनॉरिटी का राइट डे होता है, राइट डे भी आया था 2020 का, उस वक्त में हम लोग सातारा में कोशिश करते थे, मैं सातारा जिले से हूँ, तो सातारा में हम लोग कोशिश करते थे, तो सातारा के हमारे जो एमपी थे उस वक्त के खासदार श्रीनिवास पाटिल साहब जो शरद पवार साहब के दोस्त है, तो हमारे जिले के थे, हमने बोला इनको प्रशासन की बहुत मालूम है, रिटायर्ड आईएएस है, इनके पास जाइए, क्यों नहीं इंप्लीमेंट होता, कैसे इंप्लीमेंट होना चाहिए, इसके लिए हम लोग उनके पास गए। उन्होंने बोला कि तुम्हारे मसले हमारी पार्टी के सरकार है और हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है यहाँ पर मुफ्ती अशफाक काजी साहब और मुफ्ती रफीक पुरकर साहब एक समाज के अच्छे गाइडेंस देने वाले अच्छे हस्तियाँ आई है, मैं इनका तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूँ। तो हम लोगों ने, हमारे जो एमपी थे उन्होंने नवाब मलिक साहब को कॉल किया, और नवाब मलिक साहब को कॉल किए, उन्होंने बोले कि उनको भेज दो मुंबई, उनको भेज दो मुंबई। बोलने पर हम लोग उनके पास 14 दिसंबर को पहुंचे थे, 14 दिसंबर को उन्होंने टाइम दिया, और 14 दिसंबर को पहुंचने के बाद हमारी मीटिंग हुई, शॉर्ट मीटिंग हुई, उसमें हमने 21 डिमांड रखे थे उनके सामने, 21। तो 21 डिमांड पर वो मंत्री साहब बोले एक साथ इतने सॉल्व नहीं होंगे, आप इसमें की जो प्रायोरिटी की उसके सिर्फ 6 का नया जो एप्लीकेशन है वो अभी के अभी दो, अभी के अभी एप्लीकेशन दो, हाथ से लिख के दो। तो हम लोगों ने, हमारे पास लेटर हेड जेरोक्स वाला था, हमारे पास सामग्री भी नहीं थी, हमने वहीं पर हाथ से लिखे और उनको दिए। उन्होंने कहा वो पढ़कर कि उन्होंने बोले कि 15 दिन के अंदर मैं मिनिस्ट्री लेवल पर, अल्पसंख्यक मंत्रालय लेवल पर तुम्हारी आड़ाव बैठक लगाता हूँ, आप आइए, सेक्रेटरी रहेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी रहेंगे, डेस्क ऑफिसर रहेंगे, सब ये 6 प्रायोरिटीज पर बात किया जाए। तो उसमें हम लोगों ने ये सब डिमांड रखे, बहुत सारे, माइनॉरिटी राइट डे मनाते नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारे रखे। फिर मौलाना आज़ाद के, आपका साहब एजुकेशन लोन का लिमिट जो था, इनकम लिमिट का, मौलाना आज़ाद का क्राइटेरिया जब 2.5 लाख 1.5 लाख का था स्कीम का, कोई भी, हमने बोला सभी समाज के लिए 8 लाख का लिमिट हुआ है, इसको भी 8 लाख करो ना। उतना करने में कौन गया, अभी लिमिट सबकी बढ़ गई है, सबका लेवल बढ़ गया है, तो 8 लाख की लिमिट कीजिए। तो उन्होंने, पहला डिमांड हुआ हमारा, एमएमएन की पहली कामयाबी है कि अल्पसंख्यक योजना की जो इनकम लिमिट है वो 8 लाख बढ़ी, ये पहली कामयाबी। उसके बाद में उन्होंने सर्कुलर तुरंत निकाले। उसके बाद में जो आड़ाव बैठक हुई, करीबन आपको मालूम है मंत्रालय के डेस्क ऑफिसर और पूरा स्टाफ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का 20-25 लोगों का स्टाफ, पूरा ऐसा मजमा लगा उनके केबिन में, मंत्रालय साहब, मंत्री साहब के केबिन में, और बात करने वाला मैं एक और मेरे साथ में दोनों बाजू को 2, सिर्फ अपने को चाहिए, 3-4 लोग हम लोग थे। लेकिन वो 6 मुद्दों पर मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। उस टाइम के जो मैडम थे, अपने कुंदन मैडम थे सेक्रेटरी, उन्होंने बोला क्यों चाहिए मार्टी की, क्या जरूरत है। मैं बोला मैडम एक ही बात, एक ही समाज बचा है कि जिसके लिए जो प्रशिक्षण, संशोधन प्रशिक्षण संस्था नहीं है। जब तक बार्टी खुला था, सारथी खुला था, महाज्योति खुला था, स्टार्ट नहीं हुआ था, छोटे पैमाने पर था, लेकिन सबके लिए खुला था। बोला हमने क्या, हमारे साथ क्यों इंजस्टिस है। मैं थोड़ा आवाज चढ़ा के बोला, तो नवाब साहब बोले अरे रुको रुको भाई, रुको भाई। मैं बोला बात कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ा आवाज, हमारा दर्द है तो थोड़ा आवाज भी बढ़ेगा। तो रुका है उन्होंने, लेकिन बोले कि ये सब होगा। फिर उसके बाद में हमने उनको उसके मिनट्स मांगे। ये भी आप सब लोग ध्यान रखो, जब भी अपनी कोई लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर बात होती है तो उसके मिनट्स मांगा करो, वही काम करते हैं मिनट्स। तो हमने उसका मिनट्स मांगा। फिर सेकंड कोरोना की फेज आई, हमें मिनट्स में मिलने को 1 साल लगा, लेकिन उसके लिए हमने बहुत फॉलोअप लिया। हर महीना मैं मंत्रालय आता रहा, और आज भी मैं हर महीना मंत्रालय की विजिट करता ही करता हूँ। तो उसके बाद मिनट्स आए, उसमें एक बहुत बड़ी एक गाइडलाइन मिली कि उन्होंने लिखा था की आयुक्तालय पहिला झालं पाहिजे, आयुक्तालय झाल्यानंतर आपण आयुक्तामार्फत त्या योजना पुटअप करू शकतो शासनाकडे। एक वो मुझे वहाँ से पंच लाइन मिली। तो फिर हमने हमारे डिमांड्स पे बढ़ा दिया, आयुक्तालय होना चाहिए, आयुक्तालय होना चाहिए। आयुक्तालय का उगम अभी उन्होंने बोला कि वो आयुक्तालय का उगम वहाँ से हुआ। आपने मैं क्या बाय बॉर्न सीख के नहीं कुछ आया, अपना सफर चलता रहेगा, अपने घूमना फिरना ही चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने आयुक्तालय पकड़ा। फिर हम लोगों ने 21 का जो था, 21 में कोरोना के बाद में पूना में बड़ी 2 दिन की एनजीओ कॉन्फ्रेंस आजम कैंपस में लिए थे। तो इनामदार साहब को भी जब हमने प्रपोजल रखा तो बोले वेलकम है, आ जाओ इधर, हॉल फ्री। तो वहाँ लिए, वहाँ पर भी अच्छे तादाद से लोग आए, जुड़ने लगे। उसके बाद में हमने मुंबई का सोचा, आपके पास आए, डॉक्टर साहब के पास आए। डॉक्टर साहब बोले कि चलो हमारा अलमा लतीफ़ी है आपके लिए, करीमी पहले दिया था, ये भी दिया।
मुंबई में जो कामयाबी मिल रही है, साहब ने, सलीम अलवारी साहब ने अभी बताया कि मुंबई में तुम्हें इतने जल्दी स्टैंड कैसे मिला। काम बोलता है, व्यक्ति नहीं बोलता है, ना कोई प्रादेशिक रचना नहीं बोलती है। बोला जाता है कि वो तुम कोकनी है क्या तो जल्दी स्टैंड मिलेगा, तुम ये है क्या तो जल्दी स्टैंड मिलेगा। मैं बोला अपना काम ही स्टैंड है, और हमें वहाँ प्रेजेंट करने को मिला। करीबन अलमालती में हमने 2 कॉन्फ्रेंसेस किए। जब भी हमारे स्टेट लेवल के कुछ कोर टीम की मीटिंग होती है, वहाँ पर भी अंजुमन इस्लाम ने, सभी इनके जिम्मेदारों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और इस तरीके से हम लोग आए। फिर अभी लास्ट ईयर की जो हमारी 2021-22-23 की जो थी हमारी कॉन्फ्रेंस, 23 की नागपुर हुई, 22 की जो हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस अलमालती में थी, जब ये दोनों हस्तियाँ बड़े बड़े, हमको लोग बोलते रहे इनको बुलाओ उनको बुलाओ, हमने बुलाया, और सभी लोगों को हमारा प्रोजेक्ट, हमारा मिशन यानी कि मंजूर हुआ, उसके पर उनको मोहब्बत हो गई। और ऐसे एमएमएनएफ पर मोहब्बत करने वाले आज तादाद आप देख रहे। आज मैं इतना ही कहूँगा कि हम अभी 21-22 को हमारी कोर टीम की मीटिंग सासवड़ में लिए थे। एक थिंक टैंक की मीटिंग हम लोग वैसे भी लेते हैं कि चर्चा अपने को करना चाहिए, तो उस टाइम भी मालूम नहीं था कि आज स्टेट लेवल एनजीओ कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 22 को मालूम नहीं था, हम लोग 22 को 23 को निकले वहाँ से। फिर लोगों का फिक्र आया कि यहाँ से मुंबई से अभी इस इवेंट में मैनेजमेंट कर रहे इरफान अजमेरी और हमारे एक आयुब करके एक नया लड़का है, सिर्फ 22 साल का लड़का है। आयुब इस इवेंट को सब मैनेज कर रहा है। तो हमारा बिजनेस, एक बिजनेस के लेवल पर पूना में हर महीना के एक बिजनेस लेवल की मीटिंग होती है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, नया नया ट्रेनिंग्स होते हैं, वहाँ पर उन्होंने ले लिया। और वो इधर मालूम हुआ तो आयुब उस मीटिंग में आता रहा। वो बोला सर हर महीना हम लोग पूना को मीटिंग को आना, औरंगाबाद से लोग आते, आप दूसरे जिले में भी मीटिंग शुरू करो। उन्होंने बोला मुंबई में बिजनेस की मीटिंग हर महीना होनी चाहिए। आज हालात देखो, सभी कम्युनिटी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे उद्योजक क्लब रहेंगे, कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहेंगे, लेकिन मुझे यहाँ दर्द होता है कि हमारे कम्युनिटी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं बना, ना स्टेट लेवल का बना, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल का बना, ना सिटी लेवल का बना, नेशन की तो बात दूर की। तो इसके लिए हम लोग कोशिश करें कि कारोबार वालों को जोड़ो। भाई बोले तुम एनजीओ वाले कारोबार वालों क्यों जोड़ रहे? बोला हमें पैसा लगता है ना, तो आपका कारोबार बढ़ेगा तो आप सदका जकात खैरात ज़्यादा देंगे, तो उससे समाज का काम होगा। ऐसा एनजीओ और इसको जोड़ा। और खुद हम लोग यहाँ ऐसा चाहते हैं कि एनजीओ और बिजनेस समिट, ये भी कोलैबोरेशन, ये भी जो कॉम्बिनेशन है, इसके पर भी लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी लगा। और लोगों ने पूछा भी ऐसे कैसे, एनजीओ में आना है क्या बिजनेस में आना है? बोला दोनों में आना है। क्या तुम बिजनेस नहीं करते? आज मुसलमानों के हालात देखेंगे तो बिजनेस करने वाले कितने हैं, गवर्नमेंट कितने हैं, ज़्यादा बिजनेस करने वाले लोग हैं, तो इनका होना चाहिए। और आज एनजीओज के हालात कोरोना के बाद में बहुत डिस्टर्ब है। जो बजट था 30-40-50% डाउन हुआ है। एनजीओज के पास पैसा नहीं आ रहा है। किसी अच्छे डोनर के पास जाते थे, वो अच्छा डोनेशन भी देते थे, लेकिन वो भी बोलते हैं भाई नहीं इतना दे सकता मैं, अभी लास्ट ईयर दिया था 20,000 लेकिन अभी 5 ही दे सकता हूँ। तो फाइनेंस का प्रॉब्लम एनजीओ के सामने आया। तो हमने सोचा कि एनजीओज ने सोशल एंटरप्राइज करना चाहिए। अभी कुछ लोग बोले इसमें किसी का मफात होगी, क्या होगी? भाई एनजीओ है, डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है, उसको पकड़ो ना, किसने किया तो उसको केस डालो, उसके ऊपर लीगल है, सब रिकॉर्डेड है ना। ऐसा हमारे थोड़ा मूवमेंट है। और एनजीओ का हम लोगों ने ऐसा सोशल एंटरप्राइज बनाने का सोचा। अगर एनजीओ ने बिजनेस करने का है तो उनसे उन्होंने कौन सा बिजनेस करना, इसके लिए कल का प्रोग्राम है बिजनेस समिट। और इस तरीके से लोग आए, और करीबन मुझे लगता है कि 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को हमने ऐलान किया। और सिर्फ 11 दिन के मेहनत पर हमने टारगेट रखा था कि हमें 150 लोग चाहिए, हमें तादाद नहीं चाहिए। क्योंकि बड़ा हॉल लिए साहब, आप बोलेंगे कि अलमालती में हमारा था, इधर क्यों पैसा डाले आज उसमें, लेकिन आपका हॉल बड़ा है, 200 भी लोग आए तो लगता लोग बोलते लोग नहीं आए। तो हमने सोचा कि भाई थोड़ा पैसा जाने दो, आज दिखता है वो बिकता है, दिखेगा वो बिकेगा। हमने सोचा कि ये हॉल, हमें मालूम था, तो हमने सोचा कि ये हॉल 150 कैपेसिटी का है, तो 150 आएंगे तो हॉल भी भर के दिखेगा, आने वाला भी खुश, मेहमान भी खुश, सब खुश। इस तरीके से ये हॉल लिया गया। और बहुत तकलीफें थी फाइनेंस के बारे में। अभी हमारे रफीक सर ने बोला कि हम लोग कोटा स्टडी टूर के लिए गए थे। गए हफ्ते में 6 तारीख को यहाँ आया, 6 तारीख को हमारे एमएमएनओ के अकाउंट में, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, आप ये मानो मत, कि एमएमएनओ के अकाउंट में 2500 रुपये थे, सिर्फ 2500 रुपये। यहाँ आए हम लोग, यहाँ का रहने का भी बुकिंग हमने किया था इसकी तैयारी के लिए। आए तो बोले कि 1000 रुपये पहले रूम का एडवांस, तो 2500 में से वो 1000 गए, 1.5 रहे। फिर वो इतवार था, इतवार के दिन कहाँ किसको जाने मिलना, छुट्टियाँ थी, ये सब था। तो मैं बोला आज रेस्ट लेते, अपन भी सफ़र करके आए, कल से अपन शुरू करते। फिर पीर का रोज़, मंगल का रोज़ और बुध, 3 दिन महीने हमारी टीम ने
कोशिश की मुंबई के आप जैसे साथियों के पास, और किसी को कुछ हमने बोला नहीं कि इतना पैसा आपसे चाहिए उतना पैसे, ये प्रोग्राम करना है इसके लिए आपका ताउन चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने 3 दिन पहले इस हॉल का करीबन 1,20,000 का किराया, कुछ डिस्काउंट मिला हमें ज़रूर, 2 दिन का 1,20,000 का किराया हमने अदा किए, और आज तक हमारा पूरा प्रोग्राम फाइनेंशियली पूरा स्टेबल है। ये पहला प्रोग्राम है कि हमारा प्रोग्राम के पहले हमारे पास पैसे आए, बहुत एक कामयाबी की मिसाल है। अभी हम लोग, आप बोलेंगे कि ऐसा कितने दिन तक चलेगा, आज तक हमने मेंबरशिप ड्राइव नहीं किया। MMNF एज अ मूवमेंट थी। लास्ट ईयर हमने 1 साल पहले आपके रत्नागिरी खेड़ से ही हमने रजिस्ट्रेशन किया। क्यों किया, तो उसके कॉज ऐसा है कि मूवमेंट हमारी MMNF नाम से चलती थी, महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम। यहाँ पर अपने चीफ गेस्ट अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान साहब आ चुके हैं। हम लोग तहे दिल से उनका इस्तेकबाल करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो डायरेक्ट मंच पर आए। मुफ्ती पुरकर साहब और अशफाक भाई से, मुफ्ती अशफाक साहब से भी मेरी दरख्वास्त है कि ऊपर आ जाएं प्लीज़। इसी दरमियान हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब भी आ चुके हैं, वो भी डायरेक्ट डांस पर आइए, हो जाएगा। मैं हूँ ना, एक चेयर मेरी है ना यहाँ पर, आइए आइए प्लीज़ कम। कैसर खालिद साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। आइए, दिल बड़ा है हमारा, प्लीज़ कम, नहीं प्लीज़ कम, नहीं आइए सर, आइए आइए। नहीं देते, मैं समाप्त करता हूँ 1 मिनट। देखो, हम लोग सब्र से इंतज़ार कर रहे थे, और चीफ गेस्ट आने तक हमने एक एक को बुला को स्टेज को और माहौल को एंगेज रखा। लेकिन अब चीफ गेस्ट सभी आए हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि सब्र का फल मीठा होता है, और MMNF आज एक रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, और अभी हम लोग मेंबरशिप ड्राइव है। फिर जो हमने IT सेक्टर का इस्तेमाल किया है कि लोगों तक पहुंचने की बड़ी दिक्कत है, और अपने समाज में सोशल एक्टिविस्ट की भी बहुत कमी है, और जो सोशल एक्टिविस्ट है उनको पावर देने की भी बड़ी ज़रूरत है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज सब जमाना कर लो मुट्ठी में, सब आ गया है, तो हम भी हमारी समाज सेवा मुट्ठी से करें, यानी कि मोबाइल से करें। तो इसके लिए एक ऐप भी हमने शुरू किया है, उसका इब्तिदा भी आज, उसकी इनाग्रेशन भी आज से होने वाली है। हमारी मेंबरशिप ड्राइव भी उसी से होने वाली है। मैं ज़्यादा वक्त ना देते हुए आज के जो हमारे प्रोग्राम के संयोजक है, यानी कि एंकर है, मिस्टर खालिद रज़ा, प्लीज़। मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले मैं जनाब प्यारे खान साहब, जो माइनॉरिटी चेयरमैन गवर्नमेंट माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके इस्तकबाल के लिए जाकिर सिकलगर साहब को आवाज़ देता हूं कि वो प्यारे खान साहब का इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं MMNF के फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब जाकिर सिकलगर साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुश्ताक अंतोले साहब का फिर से एक बार हार पहनाकर इस्तकबाल करें। जाकिर भाई की ख्वाहिश है ये। इसके बाद मैं जाकिर सिकलगर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मोहतरम मुफ्ती अशफाक काजी साहब, जो NGO एक चला रहे हैं फैमिली फर्स्ट, इसके फाउंडर हैं, उनका इस्तकबाल बुके दे करके करें।
मैं MMNF की तरफ से मोहम्मद रफ़ीक साहब से दरख्वास्त करता हूं कि मुफ्ती रफ़ीक पुरकर साहब का इस्तकबाल बुके दे करके करें। अब मैं जाकिर भाई से फिर से दरख्वास्त करता हूं कि वो जनाब यूसुफ अबराहनी साहब एक्स MLA इनका इस्तकबाल बुके दे करके करें। मैं जनाब कैसर खालिद साहब IPS इनका इस्तकबाल के लिए इनके इस्तकबाल के लिए फिर से जाकिर सिकलगर साहब को आवाज़ देता हूं कि वो कैसर खालिद साहब का इस्तकबाल करें। एडवोकेट सनोबर कुरैशी साहब प्रेसिडेंट कुरैश कॉन्फ्रेंस जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं, उनके इस्तकबाल के लिए मैं जहमत देना चाहूँगा सलीम अलवारे साहब को कि वो बुके पेश करके उनका इस्तकबाल करें। अब हमारी जो एक ऐप है जिसको रहबर ऐप कहा गया, जिसका आज अभी लॉन्चिंग होना है, और इसके लिए मैं जाकिर सिकलगर साहब और नूर हुदा साहब इन लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये सामने आ जाएं, और हमारे डायस पर मौजूद तमाम डिग्निटरीज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस ऐप को लॉन्च करें। उनके दस्ते मुबारक से। ये यहाँ साइड वहाँ तक जाना पड़ेगा प्लीज़ सर। रहबर ऐप एक मल्टीपर्पज़ ऐप होगा जो आवाम के लिए, सभी के लिए कारगर साबित होगा, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ख़ास तौर से बिज़नेस और इसके ताल्लुक़ से होंगी। ऐप का लॉन्चिंग प्रोसेस आप लोग स्टेज पर देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐप लॉन्च हो चुकी है। पुरजोर तालियों से जाकिर सिकलगर साहब और इनकी टीम और नूर हुदा साहब को मुबारकबाद पेश कीजिए। मैं जाकिर सिकलगर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस ऐप का एक्सप्लेनेशन करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि आज MMNF की जो रहबर ऐप है, एक सोशल सर्विसेज के लिए जो IT सेक्टर का हम लोगों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इस ऐप से कैसे हमें फ़ायदे होंगे, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं यहाँ दूंगा कि इसके क्या क्या इसमें विंडोज़ है।
इसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि अभी एक लिंक के जरिए ऐप ओपन किया गया, फिर एक रजिस्ट्रेशन किया गया, अपना न्यू रजिस्ट्रेशन किया गया और न्यू रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड से ये ऐप खुल गया। अभी यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ऊपर जो दिखा है, यहाँ पर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि MMNF क्या है, MMNF के मिशन क्या है। वहाँ MMNF के वेबसाइट की लिंक भी दी गई है। वहाँ पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन का खजाना वेबसाइट पर डिपेंड है। और ये देखने के बाद आपका इरादा होता है कि भाई इसमें हमें जुड़ना चाहिए, तो उसका एक ऊपर में ना लेफ्ट साइड में, अभी उसके आगे गया है, उसके ऊपर के साइड में एक पे MMNF ऐसा एक विंडो आता है। उस पे MMNF पर आप क्लिक करेंगे तो 465 रुपीज़ का एक मेंबरशिप, सालाना मेंबरशिप है। इसमें 100 रुपीज़ NGOs की एंट्री फी है और रोज़ाना 1 रुपया इस ऐप का सब्सक्रिप्शन और MNO की मेंबरशिप ही उसी में है। ऐसा 465 रुपये पे करने के बाद उधर से अप्रूव होता है बैकएंड से और फिर ये सिस्टम आपको मिलती है। जैसे कि पहले देखा आपने कि सर्विस रिक्वेस्ट है, उसके नीचे येलो बार है। येलो बार में आप अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ बहुत सारी 400 सर्विसेज, 400 से ज़्यादा सर्विसेज एनलिस्टेड है ऑलरेडी। आपको कौन सी सर्विस चाहिए वो सिलेक्ट करके सर्विस मांग सकते हैं। अगर उसमें ऐसा भी कि आपको चुनने को दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं। और जो हमने अप्लाई किया है उसका स्टेटस जो है, देखो टोकन नंबर है, ये हमारा यूनिवर्सल टोकन नंबर आपको मिलेगा कि इस टोकन नंबर से आपने सर्विस अप्लाई किया है, कौन सी सर्विस है, कब अप्लाई किया था और उसका स्टेटस क्या है, वो भी हम लोग दिखाएंगे। टेलीफोनिक बात करने की भी ज़रूरत नहीं। इसके आगे हम लोगों ने दिया है प्रीमियम एक्सेस। हर बंदे को, हर फर्द को ज़रूरत है इसमें कि हमने यहाँ जॉब पोर्टल दिया है। हर कनेक्टेड किसी ना किसी को जॉब की ज़रूरत होती है। यहाँ पर ये जॉब पोर्टल है, इसमें सिर्फ जॉब रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जॉब देने वालों का भी डाटा, हमारे लोगों का और पब्लिक का भी, गवर्नमेंट का भी उस पर अपलोड होगा। मैट्रिमोनियल आज इस पर देखा है आपने, मैट्रिमोनियल तो बहुत आ रहे, फ्री वाले भी वेबसाइट है और 20,000 25,000 लेने वाले भी वेबसाइट है, लेकिन सब लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। 465 की मेंबरशिप में मैट्रिमोनियल फ्री है, जॉब पोर्टल फ्री है। उसके आगे हमने हेल्पिंग हैंड्स निकाला है। आपको केट्टो नाम की, मिलाप नाम की क्राउड फंडिंग मालूम होगी, तो उसमें यही क्राउड फंडिंग अपने समाज की भी पूरे लेवल की अपने बनाए, जिससे ग्लोबल कनेक्ट हो सकता है। और अपना जो डिमांड है, जो रिक्वेस्ट है, फंड का रिक्वेस्ट, NGO का हो, इंडिविजुअल का हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, किसी का हो, वहाँ पर अपलोड हो सकता है और आपको क्राउड फंडिंग से आपको मदद की जा सकती है। बिजनेस एंड NGO डायरेक्टरी है। आज मुंबई में आना था, कैसे मैं इसमें मुंबई में हम लोग स्टेबल हुए या पूरे महाराष्ट्र कैसे हुए, कैसे कनेक्ट किया, आज सबके हाथ में स्टेट लेवल कनेक्ट इसमें यहाँ से। आप नागपुर जाओ, चंद्रपुर जाओ, गढ़चिरोली जाओ, वहाँ जाना है आपको, वहाँ से रेफरेंसेस सब मिलेंगे, बिजनेस वालों के भी मिलेंगे, NGO वालों के भी मिलेंगे। आगे हेल्थ केयर तो बहुत बड़ा, कोरोना के बाद से बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है। आज हमारे क्लिनिक्स वगैरह चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक नया इनोवेटिव आइडिया हेल्थ केयर में लाया है कि जो हमारे मज़हब ने दिया हुआ पैथी है, वो है यूनानी पैथी, तिब्बे नबी। इसको हमको ने प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पर आज एक स्टॉल भी पीछे लगा है, यानी कि प्रॉफिटिक मेडिसिन, यानी कि हमें जो इस्लामी तहजीब मिली है, जो जैसे हमें मेडिसिन में आना चाहिए या तबीयत को तंदुरुस्ती में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके बारे में हेल्थ केयर मिशन लाए हैं हम लोगों ने। इसके साथ में हम लोग एक इनोवेटिव मशीन्स के साथ में हर शहर में मेडिकल रिसर्च सेंटर खोल के जो खर्चा 2 लाख 3 लाख का है, वो कैसे 2,000 5,000 में उसका सोल्यूशन निकलेगा। बड़े बड़े क्रॉनिक डिसीजेस से उससे कामयाब हुए। हम लोग 2 साल से इसके ऊपर एक रिसर्च डॉक्टर के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अल्लाह ने बहुत कामयाबी दी उसमें, और ये कामयाबी हमें पहुंचाना है। हेल्थ केयर है, सेकंड ओपिनियन चाहिए, जो भी हेल्थ केयर का मसला है आप यहाँ पूछ सकते हैं। आज हमारे समाज की ब्लड बैंक या ब्लड सपोर्ट का सिस्टम नहीं है किधर, कि कौन ब्लड डोनर्स हैं हमारे। तो आज देखा, गए महीने में देखे थे आपने, कोई बोलता है कि इसका मुझे ब्लड नहीं चाहिए, उसका नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग देने वाले लोग हैं। तो हमारे कौन ब्लड डोनर से यहाँ ब्लड सपोर्ट मिलेगा? एलिजिबल स्कीम से बहुत सारी बात है कि सरकार को हम लोग रोजाना टैक्स देते हैं, सरकारी स्कीमें क्या हमें मिलती है किसे पता है। पैदा होने वाले बच्चे से मरने के बाद भी कुछ स्कीमें मिलती है। तो इतनी स्कीमें सारी, करीबन 2200 से ज़्यादा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमें, वो किसको पता है? तो पूरी स्कीमें की वहाँ मालूमात वहाँ से मिलेगी, वहाँ से आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पर भी जाने को मिलेगा। वो है GR की बात है, शासन निर्णय हमारे बारे में क्या लेता है। एक GR भी है कि माइनॉरिटी के GR वहाँ पर इकट्ठा रहेंगे, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। आगे है नोटिसेस। हमें पूरे राज्य में अभी हमने टारगेट कर रखा है कि 1 लाख लोगों तक हमें पहुँचना है। अभी भी हमारा 20,000 का व्हाट्सएप मीडिया का डाटा है, अभी हमें 80,000 और लोगों तक पहुंचना है। 1 लाख लोगों को मैसेज देना है। लोग परेशान थे, व्हाट्सएप देखते हैं आज, अभी व्हाट्सएप का स्टेटस यानी कि क्रेडेंशियल कम होते था। तो हम लोगों ने क्या यार, नोटिस 1 वे नोटिस रहेगी कि भाई आपने फायदे की क्या नोटिस है, यहाँ से नोटिस दे सकते हैं। ये मेरा बाजार नाम का एक, वो भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। एक हमने मेरा बाजार नाम क्यों दिया कि मैं मेरे बाजार से नहीं खरीदूंगा, कोई दूसरे से क्या खरीदूंगा। तो ये मेरा बाजार है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। आज सब दुनिया ऑनलाइन
सेलिंग में है, ऑनलाइन ट्रेडिंग में है। अमेजॉन है, OLX है और बहुत छोटे मोटे है। अमेजॉन है नई चीज़ों के लिए, OLX है जूने चीज़ों के लिए। हमने यहाँ वो भी रखा है। और इसमें हम लोगों ने, हमारी खासियत ये है कि यहाँ किसी को भी कमीशन नहीं है। ट्रेड करते हैं ना प्लेटफॉर्म पर तो कमीशन, नो कमीशन। लेकिन हम लोग प्लेटफॉर्म चार्जेस कुछ सालाना, इस साल सिर्फ 2,000 रुपये लेने वाले हैं। तो एक बार 2,000 दिए तो करोड़ों का बिजनेस हो सकता है और हज़ारों का भी हो सकता है। छोटे पतरे वालों को भी यहाँ आने को कोई प्रॉब्लम नहीं है और बड़े कारपोरेट को आने को भी यह प्रॉब्लम नहीं। एक उस लेवल का प्लेटफॉर्म ने एक ई-कॉमर्स का बना है। 24/7 हेल्पलाइन। अभी हमारी हेल्पलाइन व्हाट्सएप से चलती है, ईमेल से चलती है। अभी हम लोग एक टोल फ्री नंबर भी उसमें लेंगे, टोल फ्री से भी करेंगे। और एक नेटवर्क सामने है। वो नेटवर्क जो है कि ऑल टाइप ऑफ नेटवर्क। हमें डॉक्टर चाहिए, हमें नागपुर से डॉक्टर ढूंढना है, हमें नागपुर से बिल्डर ढूंढना है, बीड़ से कोई ढूंढना है, तो वहाँ से नेटवर्क हमारा कनेक्ट होगा। हमें कॉल ना करते हुए आप इस पोर्टल के जरिए पूरे राज्य में फिलहाल जाएंगे। और हमारे जो नीचे है, अभी नीचे लो थोड़ा, हमने कोलेबरेशंस भी किया है। जैसे अभी सलीम अलवारी साहब ने किया, बहुत सारे लोगों ने बोला। MMNF एक सपोर्टिंग है, एक पेरेंट बॉडी जैसा एक सपोर्ट सिस्टम है। हम लोग कोलेबरेशन करने हुए NGO साथ में। हम लोगों ने अभी यहाँ बैठे मुफ्ती साहब, इनका फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर है, MMNF ने उनके साथ में टाइप किया है। जितने भी NGOs है, बहुत जल्दी से हम लोग घरों घरों तक पहुंच सकते हैं। हुदास टेक्नोलॉजी, ये जो पूरा पोर्टल और ये जो किया है, मैं खास उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे पास बिना पैसे ना होते हुए भी हमने करीबन 25 लाख रुपए की पूरी ऐप और पोर्टल बैकएंड की, ये सिर्फ 2 लाख एडवांस देके बनाए है। उन्होंने कुछ पैसा 2 साल से नहीं मांगा और पैसा ना मांगते उन्होंने पूरा करके दिया। हमने बोला जैसे मेंबरशिप आएंगी 50% तुम्हारे, 50% हमारे, फिर पैसा तुम्हारा पूरा होगा। पूरा होने के बाद बंद, फिर सिर्फ ऑपरेटिंग चार्जेस रहेगी। आगे हमने कंप्लेंट्स एंड फीडबैक भी रखा है कि हमारे बारे में कंप्लेंट्स करना है, हमारे नेटवर्क के बारे में कंप्लेंट करना है, मेरे बारे में कंप्लेंट करना है, वहाँ बेझिझक कर सकते हैं। हम लोग फीडबैक भी लेंगे, वो भी किया है। और जो 15 मिशन के प्रोग्राम है उसके तो बहुत सारा डिटेल में है, यानी कि अब वक्त भी हो चुका है। हम लोग कई जो हमारे कार्य जो जिम्मेदार बनने वाले, इनको हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये 15 मिशंस में बहुत सारा, हमें ऐसा लगता है कि 99% सॉल्यूशंस देने वाली ये एक ऐप, एक रहबर, एक जो राह दिखाने वाला एक रहबर ऐप आपके सामने हमने मौजूद किया है। आज के जो मौजूद बड़ी हस्तियों के साथ में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और मैं जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी पूरी करता हूँ और आप सब लोग इस MMNF को साथ देंगे और इसमें हम लोग सब मिलकर समाज की तरक्की करेंगे, इतनी उम्मीद करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।